बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज फिर वालेकुम अस्सलाम। एक बहुत सा मज़ेदार प्रोग्राम लेके हम आपके साथ हैं। आज भी जो हमारा टॉपिक है वो पिछले कुछ प्रोग्राम्स की कंटिन्यूशन है, ब्रांडिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। आज एक बहुत अच्छे बिजनेस डेवलपर मार्केटियर हमारे साथ मौजूद हैं, मुदस्सर हारून साहब। आज हम बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें कवर कर सकें। और खास तौर पे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट हैं, उन पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो मुदस्सर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। So nice of you, sir. So nice of you. तो पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि बराए करम सबसे पहले प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं हम, तो आप ब्रांडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट की जो एक्चुअल फाउंडेशंस हैं, जो इसका पैरामीटर्स हैं, वो जरा डिफाइन कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, फिर हम आगे चल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। जी ज़ेब साहब, एक्चुअली मैंने कल आपका प्रोग्राम बड़ा तफसील से देखा और मेरे ख्याल है हज़ारों व्यूअर्स ने भी वो प्रोग्राम देखा होगा। चलें वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने कल उसको छोड़ा था। मुझे लगा लोगों का ब्रांड के मुतालिक थोड़ा सा लोगों में कंसेप्चुअल मिस्टेक है, और स्पेशली जो स्टार्टअप्स लोग करते हैं या जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं अपने आइडियाज़ के मुतालिक, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी जो नया आइडिया लेकर आता है, वो समझ रहा होता है कि ये मैं ही दुनिया में वाहिद अकेला ही बंदा हूँ जो जिसके दिमाग में ये आइडिया आया है। और जिस तरह बिल गेट्स ने या जुकरबर्ग ने या स्टीव जॉब्स ने अपना आइडिया हिट कर दिया, या जिस तरह स्टारबक्स जो है वो दुनिया में छा गया, मैं भी ऐसे ही छा जाऊंगा। लेकिन सर ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ब्रांड तो हमारा जो है वो छोटा सा होता है, ये प्रोडक्ट छोटी सी होती है, और हम उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं उस ब्रांड के साथ जो 100 ईयर्स पहले से एस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो हम उसका कंपैरिजन एप्पल को ऑरेंज से कर रहे होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ब्रांड बाय डेफिनेशन चीज क्या है। सर ब्रांड वो चीज है। मुदस्सर भाई, जरा मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। एक और बहुत जबरदस्त हमारे मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग एक्सपर्ट हैं बाबर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बाबर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वी आर ऑलरेडी लाइव और थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वाचिंग अस। मुदस्सर साहब से मैंने प्रोग्राम का आगाज किया है और हम बात कर रहे हैं इनसे कि ये थोड़ा सा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रांडिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट बताएंगे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मुदस्सर साहब। अच्छा सर, मैं बात यह कर रहा था कि लोग स्टार्ट ही ब्रांड से करते हैं। कोई आदमी घर से ब्रांड बिल्ड करने के लिए निकले तो शायद वो ही इज लिविंग इन अ पैराडाइज। कल आप सईद तूर साहब के साथ मेरे ख्याल गुफ्तगू कर रहे थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी सईद तूर जी, उमर तूर वो हैं जिन्होंने पीएसएल लॉन्च किया, जिन्होंने और बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च किए। हाँ चलें सर, पीएसएल की ही मिसाल लेते हैं। पीएसएल एक ब्रांड है, राइट, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। अब आप ये बताइए कि क्रिकेट तो बहुत सारे मुल्क, लीग्स तो बहुत सारे मुल्क करवा रहे हैं, इंडिया भी करवा रहा है, वो आईपीएल करवा रहा है, कैरेबियन लीग भी है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी है, इंग्लिश प्रीमियर लीग भी है, और इस तरह की बहुत सी क्रिकेट लीग चल रही हैं। उस दौरान में पीएसएल एक ब्रांड बन के क्यों उभर के सामने आया, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो ब्रांड बन के क्यों सामने नहीं आया? अच्छा, इसमें काइंडली थोड़ा सा मैं आपको जरा इंटरप्ट करूंगा। पहले थोड़ा सा बाय डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दीजिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे हम आगे फिर चल के बात करेंगे कि ब्रांडिंग है क्या और बिजनेस डेवलपमेंट क्या है। सर ब्रांड वो चीज है जो आपका नाम, आपका लोगो, या आपकी पैकेजिंग, या आपकी किसी भी चीज से दूसरे लोगों से आपको डिस्टिंग्विश करती है। उसमें आप फेथफुल कस्टमर क्रिएट करते हैं जो कि आपके ब्रांड के साथ लॉयल होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के साथ लॉयल होते हैं। चलिए मैं ब्रांड का नाम यूज नहीं करता, वो आपके प्रोडक्ट के साथ लॉयल होते हैं। और ब्रांड एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी आप मार्केट से ज्यादा प्राइस चार्ज करने के काबिल होते हैं। दिस इज ब्रांड। मिसाल के तौर पे जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, अगर ये ली कूपर की शर्ट है तो यही शर्ट जो है शायद 150 रियाल की मिलेगी, लेकिन अगर ये किसी ऑर्डिनरी फैक्ट्री में बनी है तो शायद 25 रियाल की। आई एम सॉरी, मैं सऊदी टर्म यूज कर रहा हूँ, शायद 2,500 रुपए या 200 या 500 रुपए का कंपैरिजन आप कर लीजिए। तो जो ब्रांड है, ब्रांड ने अपना इमेज लोगों के दिमाग में या लोगों के ज़हन में ऐसा बनाया है कि वो उसके ऊपर एतमाद करते हुए, उसके साथ लॉयल रहते हुए, फेथफुल रहते हुए वही प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं। और सेकंड कंडीशन जो मेरी नज़र में, जो मैंने एक अपनी डेफिनेशन मेरी भी है,
कि ब्रांड मैं उसको मानता हूं कि जब आप नहीं, आपके कस्टमर आपको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं तो तब आप ब्रांड बन जाते हैं। मेरा एक कस्टमर जो मेरी प्रोडक्ट खरीद रहा है वो दूसरे कस्टमर्स को कन्विंस कर रहा है कि यार ये प्रोडक्ट लो, इस प्रोडक्ट में ये खसूसियात हैं, तो मैं तो तब उसको ब्रांड मानता हूँ। आप अपनी प्रोडक्ट की तो प्रमोशन, जाहिर है हर कोई दिलो जान से प्रमोशन करता है, जी मेरी प्रोडक्ट में ये है, मेरी डिफरेंशिएशन ये है, मेरी पोजीशनिंग ये है, मेरी सब कुछ ये है। लेकिन जब आपका कस्टमर आपकी प्रमोशन करने लग जाए तो यूं समझ लीजिए कि आपने अपना ब्रांड बना लिया। अच्छा सर, ब्रांड अब छोटा भी है और ब्रांड अब बड़ा भी है, हर किस्म के ब्रांड होते हैं। मैं पीएसएल की मिसाल लेता हूं, जिस तरह आपने भी हम गुफ्तगू कर रहे थे पीएसएल की। इतनी सारी लीग्स दुनिया में हो रही हैं, उसमें से पीएसएल जो कि अभी जुमा 5 साल से या 4 साल से आया है, वो पीएसएल एक ब्रांड बन गया सर। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में पीएसएल एक ब्रांड बन गया है। अब आप बताइए कि बांग्लादेश में क्रिकेट नहीं हो रही है या कैरेबियन में क्रिकेट नहीं हो रही है, वो तो इतनी पॉपुलर नहीं है, ना इतने मुल्कों में टेलीकास्ट की जाती हैं और ना ही इतने व्यूअरशिप है उसकी। तो क्या वजह है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बाद बाकी सारी बिग बैश और ये सारी चीजों को छोड़ के कोई पीएसएल को क्यों देख रहा है और पीएसएल को इतनी कवरेज क्यों मिल रही है? मैं अब उसका सिंपल सा जवाब देता हूं। आप दुनिया का बड़े से बड़ा ब्रांड मैनेजर बुला लीजिए और कहिए कि जी ये प्रोडक्ट है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इसको पूरी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स में हिट करके दिखा दो, वो फेल हो जाएगा सर। क्यों फेल हो जाएगा? कि प्रोडक्ट में दम ही नहीं है। प्रोडक्ट में दम होना ब्रांड की सबसे पहली शर्त है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो ब्रांड मैनेजर क्या कर लेगा? उसकी कैसी ब्रांडिंग करके दिखा देगा? हाँ ठीक है, आप एक दफा किसी को बेच लेंगे, उसकी पैकेजिंग अच्छी करके, उसकी प्रमोशन, उसकी एडवर्टीजमेंट, उसकी कोई भी पोजीशनिंग अच्छी करके एक दफा तो बेच लेंगे। अगर किसी को उसका जायका ही नहीं आएगा, व्यूअर को उसका मजा ही नहीं आएगा देखने का, तो वो दूसरी बार देखेगा ही नहीं, ना ही किसी को प्रमोट करेगा कि यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग बड़ी जबरदस्त है, तुम भी देखो। जी तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा जरा और हम बात करेंगे बाबर साहब से। बाबर साहब, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मुदस्सिर साहब ने ब्रांडिंग को और बिजनेस डेवलपमेंट को। आप जरा काइंडली मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग का थोड़ा सा फर्क वाजे कर दीजिए हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। उसके बाद फिर मैं आप दोनों से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करता हूँ। जी देखिए, मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग, मैं बीइंग अ टेक्सटाइल प्रोफेशनल आपसे थोड़ा टेक्सटाइल के हवाले से बात करूंगा, जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी। मर्चेंडाइजिंग की जब हम मार्केटिंग की जब हम बात करेंगे तो वो वही कन्वेंशनल मार्केटिंग है जिसके अंदर आप वो तमाम प्रोसेसेस और जिसको हम पीस के नाम से जानते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं, और एक प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने तक का जो तमाम प्रोसेस और अमल है, कस्टमर की जिस तरह भी ब्रांडिंग के हवाले से बात की, उसकी परसेप्शन क्रिएट करने से लेकर उसकी सेलिंग तक के तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो आप उसमें इंक्लूड करते हैं और कंप्लीट करते हैं। एज फार एज ब्रांड मर्चेंडाइजिंग इज कंसर्न, जब भी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम अपने टेक्सटाइल ब्रांड्स की बात करें तो वो तमाम ब्रांड्स, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में बेस्ड हैं, वो अपनी तमाम प्रोडक्शन जो है वो आउटसोर्स करते हैं टू डिफरेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उस ब्रांड ने अपने पास कलरिस्ट और डिजाइनर की जो जॉब्स हैं वो अपने पास रखी हुई हैं। Once their designers and colorists finalize certain designs and colors, then they outsource those products to different third world country industries. उस प्रोडक्ट को फिजिकल फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस है वो मर्चेंडाइजिंग कहलाता है। एक डिजाइनर ने एक प्रोडक्ट को परसीव किया, उसको पेपर्स के ऊपर उसने ट्रांसलेट किया कि जी मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह की कैटेगरी में चाहिए, इसका कलर ये होगा, उसका सेल आउट ये होगा, उसका डिजाइन ये होगा। उस प्रोडक्ट को पेपर से उठाकर एक फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो मर्चेंडाइजिंग है, जिसके अंदर टाइमली डेवलपमेंट है, जिसके अंदर कस्टमर ब्रांड की तमाम, क्योंकि जो कस्टमर एंड पे बैठा हुआ है वो ब्रांड के साथ लिंक्ड है, ब्रांड उसको जानता है कि मेरे कस्टमर की साइकी क्या है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स क्या हैं, और वो उनको ट्रांसलेट करता है बैकवर्ड टू द प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो प्रोडक्शन फैसिलिटी में बैठा हुआ एक मर्चेंडाइजर जो है वो उस डिजाइनर की ट्रांसलेशन को, जो वो अपने कस्टमर के बारे में कर रहा है, उसे फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है दैट कम्स अंडर मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस। उसमें आपका जो कंपनी है, आपका जो इदारा है, वो अब खुद से कोई चीज ना डिजाइन कर रहे हैं, ना उसकी कोई कलरिंग कर रहे हैं, ना उसकी शेप डिफाइन कर रहे हैं, ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहे हैं। ये सारा कुछ एज ए पैकेज ब्रांड की तरफ से कम्युनिकेट होता है
आपने उसको फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। सो दिस प्रोसेस इज मर्चेंडाइजिंग। बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे प्रोग्राम का आगाज हुआ। ब्रांडिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इस फाउंडेशन पे हम बिल्ड करते हैं अपने डिस्कशन को, और मैं मुदस्सिर साहब से बात करूंगा कि देखिए बहुत सारे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं उनके लिए भी, और जो अपने नए बिजनेसेस लॉन्च करना चाह रहे हैं उनके लिए ब्रांडिंग की अहमियत कितनी है और किस तरीके से वो ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांडिंग बाय डेफिनेशन उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं अपनी उसी लेट से एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट की, जो कि बाकी भी दुनिया बेच रही है, लेकिन आपने चूंकि कस्टमर्स के दिलों में घर बना लिया अपना और उनकी लॉयल्टीज आपने जीत ली हैं, उनका फेथ जीत लिया हुआ है, अब आप उसी प्रोडक्ट की एक हायर प्राइस या प्रीमियम प्राइस चार्ज करने के काबिल हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स की शक्ल में आता है अगर आप ब्रांड एस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट तो एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री को भी वो शर्ट बनाने की उतनी पड़ रही है और आपको भी उतनी पड़ रही है, और लेकिन आप उसकी प्रीमियम प्राइस चार्ज करने के बाद उसको हायर उसमें से रेवेन्यूज और हायर प्रॉफिट्स ले सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है। उसके बाद सर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपकी कंपनी का इमेज जो बिल्ड होता है, और आपका यूं समझ लीजिए कि अगर आप उसके बाद पब्लिक जाना चाहें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। आप शेयर्स मार्केट में फ्लोट करके वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मतलब इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं ब्रांडिंग के। अच्छा सर, मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली जो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं और ब्रांडिंग के मतलब ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत कुछ पढ़ के आए होते हैं और बहुत ज्यादा बलबला होता है उनके अंदर कि हम भी एक ऐसा ब्रांड जो है ना वो उतार दें जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स की टक्कर का हो। तो मेरी स्टडी के मुताबिक सर 90% लोग जो हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं। 90%? बहुत जी, ज्यादा 90% परसेंटेज लोग। बता रहे हैं आप। जी सर, तकरीबन 90% लोग जो स्टार्टअप्स करते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो बाकी 10% बचते हैं उसमें से भी तकरीबन कुछ ऐसी परसेंटेज है, कुछ ही परसेंटेज है जो सरवाइव करके अगले 5 साल निकाल पाती है, वरना उनमें से 10% में से भी कह लीजिए कि मजीद 6-7% वाइप आउट हो जाते हैं। तो आखिर में जो 3% बचते हैं वही अगले 5 साल तक सरवाइव कर पाते हैं। तो उसकी रीजन पे गौर करना चाहिए कि वो रीजन क्या है। तो सर मेरी नज़र में जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, मैंने लोगों को बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स के साथ शुरू करते देखा, बड़ी बड़ी बातों के साथ, और एक ही बात करते देखा कि यार मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो ये निकल आएगा, इतना पैसा लगाऊंगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये, वो सारे का सारा जोर फाइनेंशियल्स के ऊपर दे रहे होते हैं कि मैंने पैसा कहाँ से लेकर आना है और पैसा कहाँ से कमाना है। लेकिन सर जिस चीज पे फोकस करना चाहिए ना वो उसके ऊपर गौर नहीं कर पाते, वो है प्रोडक्ट। ठीक, तो प्रोडक्ट जो है बहुत वैलिड पॉइंट आपने बताया है कि अमूमन लोगों की नजर में ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ इश्तिहारबाजी, अच्छी सी प्रमोशन या ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन आपने कहा कि अगर आपने सस्टेनेबल ब्रांड मैनेजमेंट करनी है तो अपनी प्रोडक्ट से उसका आगाज करना पड़ेगा। देखिए सर, अगर आपकी प्रोडक्ट में जान नहीं होगी तो आप उसकी जितनी मर्जी प्रमोशन कर लीजिए, आप मैक्सिमम क्या कर पाएंगे? आप एक दफा कस्टमर के घर तक पहुंचा देंगे चीज, उसके बाद क्या करेंगे? अगर आप कस्टमर की लॉयल्टी ही विन नहीं कर पाएंगे तो वो ब्रांड कैसे बनेगा? और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी नजर में ब्रांड वो है, जैसे मैं स्टारबक्स को पसंद करके बाबर साहब को या औरंगजेब साहब को बताऊंगा कि सर स्टारबक्स का नया फ्लेवर आया, ट्राई कीजिएगा सर जरूर। तो सर ये है उसकी ब्रांड वैल्यू कि अगर मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड कर रहा हूं, हालांकि मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, स्टारबक्स ने मुझे कुछ भी नहीं दे देना, लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो फ्लेवर ट्राई करेंगे, ये चीज नहीं ट्राई करें, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने कुछ तो अच्छा किया है ना सर, और ये उसकी ब्रांड वर्क है। अच्छा, स्टार्टअप यहाँ पे मैं थोड़ा हारून साहब की बात थोड़ा सा फर्दर इनहेंस करूंगा। बड़ा अच्छा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ब्रांडिंग का जो प्रोसेस है आपका वो स्टार्ट हो रहा है, उसका जो एम है, दैट एम इज टू क्रिएट सर्टेन परसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ योर टारगेट कंज्यूमर। जी, उस परसेप्शन को क्रिएट आप किस तरह करते हैं? आप सेकंड स्टेप के अंदर जब आप वो परसेप्शन क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर ब्रांडिंग जो है दैट विल रिवॉल्व अराउंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, दैट विल रिवॉल्व अराउंड लोगो ऑफ द प्रोडक्ट, दैट विल रिवॉल्व अराउंड कलर स्कीम ऑफ द प्रोडक्ट। ये वो चीजें हैं जो एक्सट्रिंसिक चीजें हैं जो एक दफा आपके कस्टमर को, आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट जरूर करेंगी।
थर्ड फेज के अंदर जिस तरह मुदस्सिर साहब बता रहे हैं कि नाउ द वाइटल रोल कम्स इन दैट प्रोडक्ट, और जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दैट कवर्स ऑल द डेफिनेशन और प्रोडक्ट के अंदर सर्विसेज भी आ जाती हैं, उसके अंदर पर्सन प्लेस भी आ जाता है। तो जो तीसरा स्टेप है आपका, जो प्रोडक्ट का स्टेप है, वो इंश्योर करेगा कि आपके पहले जो 2 स्टेप थे, जो आपने परसेप्शन क्रिएट की, उस परसेप्शन को क्रिएट करने के बाद आपने जो ब्रांडिंग के एक्सट्रिंसिक टूल्स इस्तेमाल किए, जिसमें कलर स्कीम, लोगो, आपका स्लोगन, आपका नेम ऑफ द प्रोडक्ट है, क्या वो कस्टमर के जहनों में लाइफ टाइम उस तरीके से कैरी ओवर करेगा जिस तरह आप चाह रहे हैं। पहली दफा तो आपने प्रोडक्ट बेच ली, अब अगर आपकी प्रोडक्ट जो है तीसरे फेज में आपने रियल वैल्यू क्रिएट करके डिलीवर करनी है अपने कंज्यूमर को, अगर तो वो एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपके कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू से एनहांस कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो आपका कस्टमर ओवरजॉयड हो जाएगा, वो जॉयफुल कंडीशन में चला जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रीप एक्स्ट्रा मार्जिन, जिसको मार्केट स्कीमिंग प्राइसेस, जिस तरह हारून साहब ने कहा कि अपनी मर्जी की आप प्राइस चार्ज कर सकते हैं, दैट कैन बी पॉसिबल ओनली कि अगर आपका कस्टमर जॉयफुल कंडीशन में चला गया है, उसकी परसीव्ड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज में डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज कर गई है। अगर आपकी एक्चुअल वैल्यूज जो है प्रोडक्ट की, वो उसकी परसीव्ड वैल्यू के बराबर भी आ गई है, इक्वलाइज भी कर गई है, तब भी आप सक्सेसफुली अपना वो बिजनेस जो है फिर रन कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह हारून साहब ने कहा कि 90% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने पहले 2 फेजेस के ऊपर ही फोकस करके बैठे रहते हैं कि जो हमारा ब्रांड, हमारा नाम, हमारा कलर, हमारा लोगो, हमारे कस्टमर, प्रोडक्ट को वो ऑल टुगेदर निगलेक्ट कर देते हैं। एंड द मोमेंट आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो परसीव्ड वैल्यू से नीचे चली जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी, यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। और इस फेज के अंदर आपको दोबारा से रिवाइव करने के लिए which seems next to impossible, क्योंकि एक नाम का ना होना, उसे क्रिएट करना relatively easier है rather than एक बुरे नाम का होना, उसको पहले evaporate करना, उसको erase करना और फिर नया नाम पैदा करना, that becomes next to impossible। जी वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने बात की। एक जुमला आपकी इजाजत से एक और ऐड करना चाहूंगा। सर बहुत मजा आया बाबर साहब का एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरा ख्याल है जो व्यूअर्स हैं उनको शायद इससे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस शायद ही मिल सकता होगा। अच्छा सर, मैं एक जुमला यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ख्वाब बड़े देखना, इसमें कोई जुर्म की बात नहीं है। लेकिन सर मैंने जो हिस्ट्री का एनालिसिस किया है, कोई भी ब्रांड जो बहुत एस्टेब्लिश है, वो उसको ब्रांड बनाने के लिए मार्केट में नहीं लेकर आए थे, वो ब्रांड अपने आप बन गया। अच्छा, अगर आप पहले दिन से ये सोच रहे हैं मैंने ब्रांड बनाना, शायद वो कभी भी ब्रांड नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप अपने ड्रीम को अपनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कि मैंने ये एक परसीव्ड प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक एक दफा पहुंचानी है, उसके बाद मैं देखता हूं कि वो कस्टमर का रिएक्शन क्या आता है, वो फीडबैक क्या आता है, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम सर वही प्रोडक्ट जो है ना, बाज़ औक़ात मैकडॉनल्ड्स में, स्टारबक्स में और KFC में और या फिर अमेजोन में या गूगल में चेंज हो जाती है। मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक बनाने के लिए नहीं उतरा था सर। मार्क जुकरबर्ग तो एक सोशल इंटरेक्शन की एक छोटी सी कोई चीज ऐसी बना रहा था, वो बनते बनते ब्रांड बन गई। लेकिन अगर वो फेसबुक बनाने के लिए मैदान में उतरता तो शायद वो इतने करोड़ों या अरबों डॉलर जो है ना वो कभी फाइनेंशियली ही इकट्ठे ना कर पाता, और वो शायद वो ड्रीम देखते देखते जो है ना वो उसको रद्द करके निकल जाता। बिल्कुल सही जनाब। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी, इन सारी डिस्कशन को हम किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करते हैं। क्या ये ब्रांड बनाना जो है ये बहुत जल्दी में हो जाता है, या ये बड़ा सबर आजमा काम है, और इसके लिए जो कंपनी के मालिकान हैं या जो सीनियर मैनेजमेंट है उसका कितना रोल होता है, या अगर कोई छोटा बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई और इस तरह का मतलब छोटे लेवल की कंपनी है, तो उसके मालिकान का कितना रोल होता है इसमें, जरा इस पर रोशनी डालिए। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं या बाबर से? जी मुदस्सिर साहब। अच्छा सर, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। एक छोटा बिजनेस हैंडल करना और एक बड़े बिजनेस हैंडल करना, क्योंकि बड़े बिजनेस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और जो छोटा बिजनेस होता है उसके पास बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और एम्बिशंस दोनों की बहुत ज्यादा होती हैं, तो दोनों को हम अलग अलग खानों में देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहता हूँ। मैं भी कुछ लोग इसे शायद डिसएग्री करें। मेरी नजर में जो छोटे स्केल का बिजनेस है, जिसे आप होम बिजनेस कहते हैं, अगर आप प्रॉफिट के नजरिए से देख रहे हैं
तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस जो कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस होता है वो भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देता है। जो मीडियम साइज का बिजनेस होता है ना सर, उसकी ब्रांडिंग भी उतनी ही डिफिकल्ट होती है जितना उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना उसका डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जैसे ही आप एक होममेड बिजनेस या घर से बिजनेस निकाल के, जिसमें आप, आपकी वालिद, आपके बच्चे जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी, आप खुद अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, आप ही मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, आपके कोई एक्सपेंसेस ही नहीं है, और आप ही जो है ना उसके अंदर उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं, और आप ही सेल्समैन है, और आप ही अकाउंटेंट है, और आप ही उसके करता धरता है, वहां तक आपके एक्सपेंसेस ही कुछ नहीं होते, और आप उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कशीद कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात ये घरों से निकल के सर मैकडॉनल्ड्स और ये केएफसी घरों से निकल के ब्रांड्स बने हैं। अच्छा, मैं अब आता हूँ मीडियम साइज के बिजनेस में, जो कि ब्रांड बनाने की कोशिश में घर से निकल के मीडियम साइज की तरफ जाते हैं। अब वो फाइनेंसिस ढूंढते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, पैसा डालते हैं। अब वही काम जो मैं अकेला कर रहा था उसके लिए मुझे 2 बंदे रखने पड़ेंगे, एक मुझे स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बंदा रखना पड़ेगा, एक मुझे बंदा रखना पड़ेगा अकाउंट्स के लिए, फिर मैं मार्केटिंग के लिए एक अलग बंदा रखूंगा, और जनाब मैं शेफ भी दूसरे, आपको पता है हमारा एक फूड का बिजनेस है तो मैं शेफ भी उसके लिए हायर करूंगा। और इसी तरह मैं जो फूड, वो मैंने सप्लाई चेन बनाई हुई थी, जो एक बंदा हैंडल कर रहा था, मैं उसके लिए 3 बंदे और रखूंगा, क्योंकि मैं अपना साइज बड़ा कर रहा हूँ। तो सर प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि जो मैं अपना साइज बड़ा करता रहता हूँ, उतनी मैं सेल्स इकट्ठी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपनी ब्रांड वैल्यू उतनी बना ही नहीं पाया। लेकिन मैंने परसीव अपने दिमाग में ये कर लिया था कि मेरी इतनी ब्रांड वैल्यू बन गई है, तो मैंने उस पे एक्सपेंस इतने इनकर कर दिए जितनी मैं सेल इकट्ठी नहीं कर पाया। यही पॉइंट जो अभी बाबर साहब ने बड़ा एक्सप्लेन किया इसको। हाँ जी, वही पॉइंट बिल्कुल सही। अच्छा, अब सर ज्यादातर ऐसा होता है कि जो ब्रांड तो छोटा भी है वो ब्रांड है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर, जैसा हमारा फूड बिजनेस है और इस वक्त मेरे पास अगर 300 कस्टमर्स हैं, और वो 300 के 300 कस्टमर डे 1 से आज तक मुझे ही ऑर्डर कर रहे हैं और किसी के पास नहीं जा रहे, तो इसका मतलब वो फेथफुल भी हैं और लॉयल भी हैं, और उनके रेफरेंस से मेरा ख्याल है मेरे शायद आधे कस्टमर ऐसे होंगे जो दूसरे कस्टमर्स के रेफरेंस से आए। तो इट मीन्स कि हमारी ब्रांड वर्थ बन गई है। अब सर क्या होता है कि छोटे ब्रांड को बड़ा बनाना एक बड़ा ही तवील और सब्र आजमा प्रोसेस है। आप ओवरनाइट कभी भी आप ओवरनाइट नो सर, आप इसमें कोई एक स्टेप थोड़ी है, उसमें आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने अलग करनी है, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। पैकेजिंग के अंदर अभी हम स्टिकर यूज नहीं कर रहे, हाथ से लिख के कर रहे हैं, कल को हम स्टिकर लेकर आएंगे, प्रिंटिंग का खर्चा आ जाएगा। उसके बाद हम पैकेजिंग अपनी चेंज करेंगे, फिर हम उसके कलर्स डिफरेंट करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट के अंदर भी इंप्रूवमेंट लाएंगे, प्रोडक्ट लाइंस नहीं ऐड करेंगे, फिर मार्केट डेवलपमेंट करेंगे। तो ये तो सर एक ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, जो कि शायद मेरे ख्याल में कम से कम, अगर सर आप मुझसे पूछे ना, तो ये 10 साल से एक अशरे से नीचे का प्रोसेस नहीं है। अगर आप कोई कहे कि मैं 1 साल के अंदर ब्रांड खड़ा कर दूंगा, तो सर शायद वो अपने आप को। बाबर साहब, आपसे मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल करना चाहूंगा। हम ब्रांड्स के प्रॉपर नाम मेंशन ना करें तो ज्यादा मुनासिब है, जनरल बात करते हैं। आप बाबर साहब बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कीजिए जरा कि क्या नॉन ब्रांडेड कंपनीज और प्रोडक्ट्स के साथ काम करना इजी है, या ब्रांडेड और बड़े अच्छे ब्रांड नेम्स के साथ काम करना इजी है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा फायदे नुकसानात बता दीजिए। और अगर अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करना चाह रहे हैं लोग, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होने चाहिए, कितना दमखम उनमें होना चाहिए, वो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, मेरा चूंकि सारा एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के साथ ही रहा अभी तक, और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ ही काम किया। लोकल ब्रांड्स के साथ जो है वो सप्लायर एंड के ऊपर अगर आप बात करें तो ऑफ कोर्स मेरी सारी जो सप्लाई चेन है वो लोकल पाकिस्तान बेस्ड है। तो एट ए टाइम इस पूरे जर्नी के अंदर जो है वो आपको मुझे काम करते हुए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, जो कि एक बहुत हाई फाई और एडवांस कंट्रीज के अंदर बेस्ड हैं, जहां पे एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, जहां पे टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा हैं, जहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव्ड हैं, उनके साथ। और एट ए टाइम बैक एंड पे जो मेरा सप्लाई एंड है, जो सप्लाई चेन है, जो पाकिस्तान की डिफरेंट कंपनीज हैं, ऑल्दो के वहां भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी लेबर क्लास है जिससे आपने प्रोडक्ट बनवानी है, उन तक वो चीज ट्रांसलेट करना और कम्युनिकेट करना, दैट बिकम्स अ रियल चैलेंज। क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो एक अलग ही दुनिया के अंदर बैठा हुआ है, जिसके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसके बहुत ज्यादा हाई हैं, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई एक छोटा सा लैप्स भी जो है वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं होता, उसको बहुत नागवार गुजरता है। फिर जो आपका सप्लाई एंड है, वहां पे जो एक बैठा हुआ वर्कर है जो कि शायद
हार्डली 2-4 जमातें ही पास होगा जो सिलाई मशीन के ऊपर बैठा हुआ है स्विंग पे, या जो डाइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, जो काम सीख के वहां पे आ गया और हेल्पर से ऊपर आते आते चलो वो डाइंग ऑपरेटर बन गया। उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। वो उन क्वालिटीज को, उन पैरामीटर्स को उस तरह से परसीव नहीं कर पाता जिस तरह से डिमांड की जा रही होती है हमारे बायर एंड की तरफ से। क्योंकि अगेन वही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो क्वालिटी लेवल्स उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं पाते हैं। रीजन बीइंग कि उनका आगे से जो एंड कंज्यूमर है वो बहुत ज्यादा लिटरेट है, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो उसको बहुत ज्यादा अवेयरनेस है अपने राइट्स की, क्वालिटी पैरामीटर्स की, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की। तो इन दोनों एंड को लेके चलना इट्स रियल चैलेंजिंग जॉब कि आप दोनों एंड्स को बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस आउट। समटाइम्स आपको कुछ चीजें जो है वो कस्टमर के एंड पे कॉम्प्रोमाइज करवानी पड़ती हैं कि ओके फाइन, अब इस हद तक जो है हम इसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और कुछ चीजें जो है हमें बहुत हार्ड तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करवानी पड़ती हैं अपने सप्लायर एंड की तरफ। तो दिस इज योर जॉब, यहीं पे आपकी सक्सेस है कि आप किस तरह से इस तमाम प्रोसेस को जो है बैलेंस आउट करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं अपने कस्टमर। अब आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन से जो एक और पॉइंट बहुत वाजे होकर सामने आया है वो ये है कि इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीज है। अब मैं थोड़ा सा तफसील से आपके सामने जरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और फिर उस पर आपके कमेंट्स चाहूंगा। मोस्टली अच्छा काम करने वाली बड़ी कंपनीज भी, मीडियम साइज कंपनीज भी, स्मॉल कंपनीज भी और माइक्रो लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की जीडीपी भी एक मुनासिब हद तक है, लेकिन उस पर फिर हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि वो ऑप्टिमल लेवल पे क्यों नहीं। काम लोग सारे कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है डिटेलिंग का। चाहे आप बोची बन के जूता गांठ रहे हैं, चाहे आप सितार बजा रहे हैं, चाहे आप होटल या रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, चाहे आप मर्चेंडाइजर हैं या होम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपनी ऑब्जर्वेशन में डिटेलिंग की बहुत कमी देखी है। लेकिन साथ साथ जिन लोगों को डिटेलिंग में बहुत प्रिसीजन के साथ काम करते हुए देखा है, उनमें और दूसरों में बहुत ज्यादा गैप भी देखा है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, इमेज के लिहाज से। तो मुदस्सिर साहब आप पहले बताइएगा, फिर हम बाबर साहब से पूछेंगे कि आप कितनी अहमियत देते हैं डिटेलिंग को, और आप क्या लोगों को ये पैगाम देना चाहेंगे जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं लोग या जॉब कर रहे हैं, डिटेलिंग कितनी अहम है? सर मेरी नजर में अगर आप पूछें तो सारी अहमियत ही डिटेलिंग की है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो सिर्फ आपको, आप समझते हैं कस्टमर को नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये आपकी भूल है। आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट है सर, और इंफॉर्मेशन का जो एक सैलाब आया है पिछली दहाई में, उसने कस्टमर को बहुत समझदार बना दिया है। और बहुत सारे फोरम्स अवेलेबल हैं जहां पर जाके वो प्रोडक्ट को कंपेयर कर लेता है, टेस्टिंग कर सकता है, लोगों के ओपिनियंस ले लेता है, रिव्यूज ले लेता है। अब किसी को भी बेवकूफ बनाना आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस कीजिए कि क्या आप अगर कस्टमर होते तो क्या आप ये प्रोडक्ट खरीदते इसी खसूसियात के साथ जो आप दूसरे को बेचना चाहते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको ये खरीदने पे कह रहा है कि ये मत खरीदें, तो प्लीज उसे मत बेचिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर बेवकूफ नहीं है। आप किसी को एक दफा बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन दूसरी बार शायद नहीं बना पाएंगे, और आपने जो बनाया सेटअप लगाया होगा वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बेवकूफी की बेस पे दिहाड़ी लग सकती है सर, लेकिन ब्रांड खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आपने दिहाड़ियां लगानी है तो लगा लें, फाइन, दिहाड़ी लग जाती है, बहुत सारे लोग बैठे दिहाड़ियां लगा रहे हैं। तो लेकिन अगर आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं ना सर, ब्रांड एक्चुअली जनरेशंस के लिए होते हैं, जनरेशंस टू कम। वैसे प्रॉफिट कमाने के लिए ब्रांड बनाना जरूरी नहीं है सर। दुनिया में कितने सारे, अब चावल हैं, चावल तो सारे लोग बैठ के चावल बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन कोई एक बीच में से स्टैंड आउट होकर अपना एक ब्रांड बनाता है जो उसकी अगली आने वाली नस्ल या उससे अगली आने वाली नस्ल से बेनिफिट लेती है। तो अगर तो आपकी कोई ऐसी सोच है कि आपकी जनरेशंस को आपके इस प्रोडक्ट जो आपकी है, जैसे चले आपने मना किया किसी का नाम ना लेने से, लेकिन कई दफा मिसालें देनी पड़ती हैं। सर मैं निराला स्वीट्स की मिसाल देता हूँ आपको। एक आम सी मिठाई जो कि सारे बेच रहे थे, उसको उसके पढ़े लिखे पोतों ने आगे एक ब्रांड बना दिया, और उस ब्रांड को उठाकर वो मुल्क से बाहर लेकर गए, दुबई में भी, इंग्लैंड में भी, और सब जगह में। वो बाद में कोलैप्स हो गया। उस पर हम इंशाल्लाह कभी एक डिटेल में प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बना बनाया ब्रांड कोलैप्स कैसे कर जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप बने बनाए ब्रांड को अपने ही हाथों से कैसे तबाह करते हैं। ये भी एक टॉपिक है, तो इसको भी देखेंगे।
तो खैर सर, मेरे कहने का मकसद ये था कि ब्रांड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है, इसके अंदर हर चीज के ऊपर आपको ख्याल करना पड़ता है कि इस एंगल से भी मैं देखूं, उस एंगल से भी। जब तक आपका अपना ज़मीर सेटिस्फाई नहीं है, आप बिलीव कीजिए कोई ना कोई कस्टमर आपका ऐसा जरूर निकल आएगा जो वो उस एंगल पे गौर करेगा जो आप सोच रहे होंगे कि इसने नहीं किया होगा। मैं आपको मूवीज की मिसाल देता हूँ। आपने कई डायरेक्टर्स के इंटरव्यू सुने होंगे, वो कहते हैं कि जब मैं 100 टेक करता हूँ, जब तक मैं जो है ना सेटिस्फाई नहीं होता, मैं 100 टेक लेता हूँ, ठीक है। और पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के भी आपने या प्रोड्यूसर के भी इंटरव्यू सुने होंगे। मैं पंजाबी की आपको मिसाल देता हूँ, कहते हैं भाजी प्रोड्यूसर कहता है जी रीला जाया होंगी ने भाजी 3 टेक तो नहीं जाना चाहिए। तो सर जब आप 3 टेक से ऊपर नहीं जाएंगे और आपके पसंद की परफॉर्मेंस ही बाहर नहीं आएगी, तो फिर उससे जो प्रोडक्ट बनेगी उस पर आप क्यों गिला करते हैं कि वो मार्केट में हिट नहीं हो रही है। यस जी बाबर साहब, अब आपके कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ काम करना जरूरी है या उसकी निटी-ग्रिटीज को समझना, उसकी डिटेलिंग्स में जाना भी जरूरी है? जी देखिए, मेरे नजदीक कोई काम जो है वो बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम है। एक दाल चावल की रेडी से लेकर आप कोई मल्टीनेशनल जो है फूड चेन की तरफ अगर चले जाइए, देखिए काम तो वो एक ही कर रहे हैं, सिर्फ स्केलिंग का फर्क है कि उनकी स्केलिंग बहुत लार्ज है, ह्यूज है, वो मुख्तलिफ नेशंस तक फैली हुई है, कंट्रीज में फैली हुई है। और एक दाल चावल वाला शायद किसी गली मोहल्ले के अंदर या एक छोटी सी दुकान में बैठ के जो है वो दाल चावल बेच रहा है, बट काम वो एक ही कर रहे हैं। तो कोई भी काम जो है मेरे नजदीक, अगर आप उसका हक अदा नहीं करते तो आपको वो काम करने का भी कोई हक नहीं है। हक अदा करने का ये है कि आपने उसके तमाम लवाजमात को उसी तरह, उसी सोल एंड स्पिरिट के साथ जो है वो अपनाना है, परफॉर्म करना है। चाहे आप एक वही अगेन कि छोटी सी एक आप रेडी पे बेच रहे हैं कुछ, या आप एक मल्टीनेशनल स्टोर के मालिक हैं, तो आपको उनके तमाम लवाजमात हर हाल में पूरे करने हैं। एक इंसान, आपने अपनी कस्बे कमाल जिसको कहा जाता है, मेरे नजदीक कस्बे कमाल ही वो चीज है जिसको फॉलो करके कोई भी चीज, कोई भी मिशन, कोई भी कारोबार, कोई भी इंसान जो है वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकता है। वरना फ्लोइंग विद द रिवर जो है कि जी एक दरिया बह रहा है, आप उसमें गिर गए हैं किसी तरह बदकिस्मती से, और वो लहरों के सहारे आप खुद ही बहे जा रहे हैं। तो इस तरह तो लाखों करोड़ों इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और वो गुजार के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिस्टिंक्शन पैदा करना चाहते हैं, कोई कमाल पैदा करना चाहते हैं, कोई नाम पैदा करना चाहते हैं, तो अगेन उसमें आपको फिर अपनी एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। और उसका सादा सा या सिर्फ यही है कि आप जितने एसओपीज हैं जो उस काम को करने के तहजीब है, रिवायत, मतलब जो एसेंशियल्स हैं, उनको जरूर फॉलो करें पूरे सोल एंड स्पिरिट के साथ। अच्छा बाबर साहब, आप ही से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि आपने बड़ी तफसील से बताया। मैं चाहूंगा कि आप, पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अपनी ये जो आपने बात कंप्लीट की है, इसी को कंटिन्यू करते हुए जो आप बगैर नाम लिए हुए किसी कंपनी का या जनरली हमें बताइए कि टेक्सटाइल सेक्टर किस तरीके से अपने आप को मजीद डेवलप करे कि वो और ज्यादा अच्छी एक्सपोर्ट्स कर सके, या जो दूसरे ब्रांड्स आप जैसे इंटरनेशनल मार्केटियर्स या मर्चेंडाइजर्स के जरिए पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट कर सके। कुछ 4-5 टिप्स दे दीजिए फॉर द होल टेक्सटाइल सेक्टर। जी, पहले तो मैं डेफिनेटली पॉजिटिव बात करना चाहूंगा, क्योंकि हर तरफ से जब भी हम अपने मीडिया पे जाएं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक नेगेटिव इमेज जो है और नेगेटिविटी जो है फैलाई जाती है कि जी पता नहीं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, क्योंकि इट्स बीन 20 years फॉर मी नाउ टू वर्किंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो दुनिया के अंदर बहुत आला क्वालिटी की हैं। पाकिस्तान की प्रोडक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं। हमारे यहाँ पे जिनिंग से लेकर तो गारमेंट मेकिंग तक की तमाम एक्सपर्टीज मौजूद हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि एक यूनिट हो के तमाम, अब चूंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो 100% प्राइवेटली ओन्ड है, गवर्नमेंट का इसके अंदर स्टेक नहीं है, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री डेवलप की हुई है, जो कि उसको भी शायद को 15-20 साल हो गए हैं। एक प्रॉपर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है फॉर्म की गई है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, नंबर 1 कि हमारा जितना टेक्सटाइल सेक्टर के जो ओनर्स जो फेटर्निटी है, वो ज्यादातर स्पिनिंग सेक्टर से, जिसको आप यार्न कहते हैं, धागा जिसे कहते हैं, या आम जुबान में सूतर कहते हैं, उससे रिलेटेड है। और उनकी कोशिश ये होती है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वही एक्सपोर्ट कर दिया जाए, और उसके ऊपर जो पैसे कमाने हैं वो कमा के तो आराम से साइड पे बैठ जाया जाए। हम लोग, जो सबसे बड़ी कमी है हमारे मुल्क के अंदर,
वो उस विजन की कमी है कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जा रहे, हम उस पर सोचते ही नहीं है, हम काम करने को तैयार नहीं है। उसके मैंने आपको रीजंस बता दिए कि जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं उसके अंदर मेजॉरिटी जो लोग, जो ओहदेदार बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं, वो खुद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। देयरफॉर उस तरफ हमारे मुल्क की एज ए नेशनल पॉलिसी मेकिंग जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी का शिकार है। तो मेरी सबसे ज्यादा जो अपील होगी वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो वैल्यू एडिशन की तरफ जाने को स्ट्राइव करें। हमारे यहाँ स्किल की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हम वो चीज अचीव कर सकते हैं। मुल्कों की अगर आप बात करें जिसमें बांग्लादेश का नाम जो है वो सबसे ज्यादा मैं लेना चाहूंगा। अब ऑफ कोर्स कोविड-19 की वजह से वो हालात बहुत ज्यादा खराब है वहां पे भी, और उनकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कोलैप्स कर गई है। दे आर रियली इन बैड शेप, बट इस इंशाल्लाह ये सिस्टम ओवर हो जाएगा। ये जो वायरस या जो भी इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, इट हैज टू बी ओवर सूनर और लेटर। उससे पहले की जो आप ईरा की अगर बात करें तो बांग्लादेश जैसा मुल्क जो शायद पाकिस्तान का हाफ है, चाइना के बाद बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो नंबर 2 थी अगर आप कह लें, अगर इस सिचुएशन से पहले की अगर बात करें। रीजन क्या है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो फोकस करती है, वो फोकस्ड है टुवर्ड्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वो कोई रॉ मटेरियल नहीं बनाते, सारा का सारा वो रॉ मटेरियल्स जो है वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, उसको वो टकों के भाव खरीद के तो डॉलर्स के अंदर वो फरोख्त कर देते हैं, उनको वैल्यू ऐड करके गारमेंट्स बना के फिनिश प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। तो ये चीज जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लैक करती है। हम इस वजह से अभी तक अपने मुल्क के पूरे पोटेंशियल को हार्वेस्ट नहीं कर पाए, इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इसको इनकैश नहीं कर पाए। ये बेसिक चीज है। अदरवाइज बाकी कुछ मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ कोर्स लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। वो ग्रेजुअली जब आप इस चीज को बिल्डअप करते चले जाएंगे, इस इंडस्ट्री को भी, तो वो चीजें भी इंशाल्लाह पूरी होती चलेगी। ओके जी, मुदस्सिर साहब एंड बाबर साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम पे आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से कि अब पेंडेमिक की सिचुएशन है, कंपनीज ने मुलाजमीन को ले ऑफ किया, बिजनेसेस स्टॉप हुए, लेकिन जाहिर है इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकनी नहीं है। कोई क्या तरीका, क्या पॉजिटिविटी, क्या मोटिवेशन देंगे आप उन लोगों को जो अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं? तो मुदस्सिर साहब आपसे शुरू करते हैं और उसके बाद बाबर साहब से हम कमेंट्स लेंगे और आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी जनाब। सर मेरा कमेंट मैं कोट करूंगा सर जैकमा को। मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले और मुझे उसकी बात दिल को लगी है। मेरी नज़र में 2020 जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ 2020 को सर्वाइव ही कर जाते हैं, अभी ग्रोथ या सेल्स या मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिट्स, अभी सिर्फ अगर अपने आप को 2020 में सर्वाइव कर जाते हैं, जहां है वहां है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन भी कर जाते हैं और 2021 में दाखिल हो जाते हैं अपने इसी बिजनेस को लेकर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, विदाउट लूजिंग देयर एसेट्स, विदाउट लूजिंग देयर ह्यूमन रिसोर्सेज और विदाउट लूजिंग देयर ब्रांड वैल्यू, अगर वो इसी तरह इसी हालत में अगले 8-10 महीने गुजार लेते हैं तो मेरे ख्याल में 2020 को तो ऐसे ही गुजारना चाहिए। उसके बाद 2021 में फिर देखा जाएगा सर, ग्रोथ भी मिल जाएगी और इंसानी जिंदगी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें दोबारा वापस आ जाएंगी। जी बाबर साहब। जी मेरी ओपिनियन में अगर अल्लाह ताला ने ये एंड ऑफ टाइम्स नहीं रखा हमारे लिए तो ऑफ कोर्स दिस विल बी ओवर सून। और वही बात मुदस्सिर साहब की ही मैं कंटिन्यू करूंगा कि इसमें जो सस्टेन करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेरे नजदीक जो तमाम ओनर्स हैं, ओनर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, फैक्ट्रीज के, मिल्स के, उन मालिकान को थोड़ा सा कंपैशनेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप डाउन करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपने मुलाजमीन के लिए जो उनके तमाम ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए थोड़ा सा एक कंपैशन वाला और एक तसल्ली वाला और मदद वाला, ताउन वाला, कॉपरेशन वाला एलिमेंट जो अंदर पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी वर्क फोर्स है वो तो वहां खड़ी है, वो पिछले इतने सालों से ओवर डेकेड्स दे वर गिविंग देयर स्वेट एंड ब्लड टू योर बिजनेस, कि वो आपको ग्रोथ में, आपके काम को बढ़ाने में वो बेचारे मेहनत कर रहे थे। नाउ दिस इज द टाइम फॉर दोज ओनर्स, वो जो मालिकान हैं उनके लिए ये वक्त है कि वो थोड़ा सा अपना कंपैशन उनके लिए शो करें, उनको सपोर्ट करें, उनको स्ट्रेंथन करें। ले ऑफ्स करने की बजाय वो कुछ ऐसे मेजर्स इख्तियार करें कि ये जो हार्ड टाइम्स हैं इसमें विद म्यूचुअल कोऑपरेशन वो इस वक्त से
निकल जाएं, इस वक्त को पार कर लें, क्रॉस कर जाएं, इंशाल्लाह फिर वही फ्लरिशिंग वाला और बूम वाला और प्रोग्रेशन वाला वक्त आना है, इंशाल्लाह वो आएगा और फिर से दे कैन हार्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स बैक टू देयर कंपनीज। जी व्यूवर्स, तो आज के प्रोग्राम में मार्केटिंग एक्सपर्ट से जो हमारी बात हुई उसका जो हासिल गुफ्तगू है वो ये कि ब्रांडिंग, ब्रांड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप अपनी वैल्यूज के साथ, प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ, अच्छी कस्टमर सर्विस के साथ चलेंगे तो ब्रांड बनेगा ही बनेगा और इसके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी बात, बिजनेस डेवलपमेंट में खास तौर पे अभी पेंडेमिक की सिचुएशन में जो कंपनीज भी हैं वो अगर अपने आप की सर्वाइवल की जंग जीत जाती हैं, अपने रेवेन्यूज ब्रेक इवन्स को पूरा करने में कामयाब हो जाती हैं, तो दिस इज एनफ। उसके बाद जब हालात मजीद बेहतर होंगे तो दे कैन ग्रो, दे कैन मूव टुवर्ड्स प्रॉफिट्स एंड ऑल। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और बिजनेस डेवलपमेंट में जब तक आप अपने ब्रांड, अपने ब्रांड वैल्यूज, अच्छी कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर नहीं चलेंगे, आपका बिजनेस कभी भी फल फूल नहीं सकता, सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इस पॉइंट के साथ मुदस्सिर साहब और बाबर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम व्यूअर्स को खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।